ये वाला क्वेश्चन है जो पूछा है, जल्दी से इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, इस बस न्यूमेरिकल ही आता है। पांचवे चौथे का कह रहा वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक का, वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश, क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल के संबंधित व्यंजक लिखिए, ये बात कह रहा है। ठीक है। यस। और बाद में कह रहा है कि द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। दो बात बोला होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे मूल बात यह है कि देखो, जैसे ये कोई पानी भरा हुआ, ठीक है, यस सर। कोई वस्तु मान लो कि यहाँ पे कोई सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी गहराई की बात मुझे ढूंढना है। ठीक है, यस सर। तो या कोई ये पॉइंट है, अभी कितना गहरा होगा, ठीक है, पॉइंट ही मान लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो हम अगर एकदम वर्टिकली 90 डिग्री पे देखेंगे तो हमको आभासी गहराई का एहसास नहीं होता है। ठीक है, ना दिखेगी भी नहीं, लेकिन एकदम 90 डिग्री देख पाना मुश्किल बात है, जो कि हमारी दोनों आंखों के बीच में गैप है। समझ गए? तो तुम्हारी आँख ही एकदम से, अब ऐसे कहने वाली बात है, समझाने वाली बात है, जब दोनों आंखों के बीच में गैप है तो इसको किसी भी वस्तु को देखोगे तो एकदम 90 डिग्री में तो नहीं देख पाओगे ना, कि देख पाओगे? जैसे मैं बताऊँ तो कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही जाएगा, कि नहीं बनेगा? ये बन जाएगा इसके साथ अभिलंब के साथ, जैसे इसमें मैं अभिलंब खींचूँ तो, है ना? यस सर। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ अभिलंब खींच दिया। ऐसे बात करें तो इसमें अभिलंब ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, तो कुछ ना कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें सबसे मूल बात क्या है, डेरिवेशन करते समय हम जो किरण दिखाएंगे वो वस्तु से चलेगी, हमारी आँख तक आएगी, तो एक तो ऐसे आएगी, यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं, फिर हमारी आँख में आएगी। ये द्रव कोई मान लो म्यू अपवर्तनांक का है, ये इसका अपवर्तनांक म्यू है, बाहर का जो है अपवर्तनांक जो है 1 मान लेते हैं, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब विरल माध्यम में जाएगा, बाहर तो एयर है, ठीक है, तो यहाँ हमारी आँख यहाँ पे है तो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या हो गया इस बिंदु के लिए, ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, यस सर। यस। किरण जो है, जो भी किरण हमको बस हमारे आँख में पड़ेगी, हमारी आँख इधर कहीं होगी, ये सोच लो, ये हमारी आँख है। ठीक है, तो यहीं से डेरिवेशन हमको डराइव करना है। ये मेन बात होती है। अगर फिगर बन गया सही से तो फिर डेरिवेशन में कहा तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। अब हमको जो आँख जो हमारी देखती है कि वस्तु कहाँ पे है, तो इसको, इस लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारी इस वस्तु को कहाँ पे देखेगी, यहाँ पे देखेगी हमारी आँख। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखेगी। मान लो ये पॉइंट P है तो P डैश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे घटना हो रही है, मान लो ये इसको A मान लेते हैं, ठीक है, इसको O मान लो, ठीक है, नाम तो देना पड़ेगा हमको। ठीक है, यस सर। तो अब देखो इसमें क्या है, अब हमको पता चल गया कि ये वाली इतना तो ये उठ गया ऊपर, तो आभासी गहराई बची कितनी, ये वाली है। तो मान लो पहले इसकी गहराई कितनी थी, डी द्रव के अंदर था, अब कितने पे दिख रहा है एक्चुअल में, इसको डी डैश मान लो। ठीक है, कितना मान लोगे, डी डैश। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्लियरली दिखा देना यहाँ पे कि ओ पी इज इक्वल टू डी, ओ पी डैश इज इक्वल टू डी डैश। ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे क्या है, वो तो सब माना लिख दोगे, कुछ भी लपेट के लिख दो, सब चलता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब अंदर का अपवर्तनांक हमारा क्या है, म्यू, और बाहर का 1 है। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछेगा, इससे टफ तो नहीं पूछेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हम
साइन रूल लगा देते हैं। हमको क्या है, रिलेशन निकालना है डी डैश और डी में, ठीक है। तो अब देखो ये वाली लेंथ, Yes, sir. ये वाली इतनी डी डैश है, ये वाली पूरी डी है, तो इनके बीच में रिलेशन हमको निकालना है। और तो हमको क्या है, यहाँ पे हमको कोण पता है, ये वाला कोण आई होगा, तो ये वाला भी तो कोण भी आई ही होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ये होगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो तो वहाँ यहाँ पे यूज कर दो उसको, ये वाला कोण आई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला Yes, कोण sir. आर है, तो ये वाला पूरा मेरा जो है, ये इसको बैक साइड पे पीछे किए हैं ना, तो ये आर है, तो ये वाला आर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों। Yes, sir. हो जाएगा। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ये एक अंतर कोण से आई हो जाएगा, तो मुझे दोनों कोण पता चल गए, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, नहीं यहाँ से देखो ये आर है, तो एक अंतर कोण के हिसाब से देखो तो ये भी तो आर ही होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. होगा। तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला इसको मत लिखो, ये आर है, तो एक ये चूँकि ये दोनों सीधी सीधी पैरेलल लिखा, तो ये आर होगा, तो ये आर होगा, और ये आई है तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी आर ही होगा, लेकिन Yes, sir. ये वाला कोई गलत चीज़ नहीं है। अब इसमें यही सब कहानी करनी है, और हमको डेरिवेशन से पहले पता होना चाहिए हमको डेराइव क्या करना है। हमेशा जो डी डैश आएगा तो डी डैश अपान में म्यू आता है, याद रखियो, ठीक है। जो आभासी गहराई होगी वो कुल गहराई से, जो वास्तविक जो एक्चुअल में जो गहराई थी वास्तविक गहराई उससे कम आएगी, इसलिए म्यू को भाग देते हैं, ठीक है। कोई भी माध्यम होगा तो उसका तो अपूर्णांक एक से अधिक ही होगा। किसी भी संख्या में एक से अधिक का भाग दे दोगे तो छोटी हो जाएगी ना, छोटी तो करना हमको, ठीक है। तो कई बार फार्मूला नहीं याद रहता है, तो जब मैं तो फार्मूला हमेशा याद करता था, भूल जाता था, समझ गए। तो मैंने इसका एक फंडा निकालना कि देखो भैया, अगर कोई अधिक अपूर्णांक का द्रव है, उसमें कोई चुड्डू भी है तो नज़दीक ही दिखाई देगी, उठ के ही, जैसे बाल्टी में सिक्का डाल दो नज़दीक ऊपर दिखता है कि नहीं, पानी से भरी बाल्टी में, समझ गए। सिक्का डाल। Yes, sir. तो इसका मतलब अब उसको ऊपर लाना, ऊपर लगने के दो ही जुगाड़ है, एन का यूज करना है, एन का या तो गुणा करो या तो भाग दो। तो सिक्का अगर पानी के अंदर है तो भाग दे दो, क्योंकि नज़दीक लाना है ना सिक्के को, Yes, sir. समझ गए। ऐसे कई बार फार्मूला दिमाग में बैठ जाते हैं इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देखूँ त्रिभुज ओ डैश ए में, ठीक है। यहाँ से क्या लगा दूँ मैं, मुझे ये दोनों, इन दोनों त्रिभुजों में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, एक छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है, दोनों में ओ ए कॉमन है, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें मैं लगा देता हूँ tan r बराबर लंब ओ ए बटे में आधार डी डैश, ठीक है। Yes, इसी sir. प्रकार त्रिभुज ओ ए पी में, या ये भी सेम तरीके से नाम ले सकते हो, ओ पी ए, जैसे इसमें ओ डैश पी ए था, इसमें ओ पी ए कर दो, ठीक है। Yes, sir. सेम ट्रेंड में Yes, sir. कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर की जगह आई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए बटे में आपकी बार डी आ जाएगा, ठीक है। D आ जाएगा। Yes, sir. अब देखो हमको एन का रिलेशन इसमें डालना हमारी मजबूरी है, तो एन का रिलेशन आएगा कैसे, ये जो यहाँ पे घटना हो रही साइन आई और साइन आर की, ठीक है। Yes, sir. तो इधर का अपूर्णांक इधर का साइन का, इधर के कोण का साइन, इधर का अपूर्णांक गुणे इधर के साइन कोण का साइन, ठीक है। तो इधर में तो Yes, sir. इधर में तो ये आर है, आप ये वाला आई है ना, अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, Yes, ठीक। sir. तो यहाँ से कर Yes, sir. देंगे साइन आई और एन का गुणा करेंगे म्यू, ठीक है। अगर म्यू मान रहे हो तो म्यू से करो, एन मान रहे तो उधर का कोण कितना है आर, इसमें साइन लगा दो, इधर का अपूर्णांक गुणा कर दो, अपूर्णांक कितना है 1, ठीक। 1. Yes, sir. अगर म्यू वन म्यू टू दे दे, इन केस इधर का म्यू टू दे दे इधर का म्यू वन, तो फिर म्यू वन म्यू टू कर देना, आंसर में वही चीज़ आ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से देखो अब तुमको रिलेशन यहाँ पे आई और आर में मिला है, और यहाँ मतलब इधर tan है, इधर साइन हो जाएगी दिक्कत। तो एक चीज़ हमेशा जब कि भी कभी साइन और tan के
कॉन्सेप्ट अगर आएंगे फिजिक्स में तो नॉर्मली ये समझ लो कि हमेशा जो है एंगल छोटा मान के प्रूव कर देना, समझ गए? ठीक है, यस सर। तो यहाँ Yes, पे लिख sir. देना यदि यदि साइन आई बराबर आई यदि आई कामा आर बहुत छोटे हैं, समझ गए, यस का सर। मान कम है, ठीक है, या बहुत कम है, ठीक है, यस सर। बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा? यस सर। इनकी जगह में तुम लिख सकते हो डायरेक्ट म्यू tan r की जगह इसमें एक लाइन लिख देना, नहीं कहेगा बहुत ज़्यादा जंपिंग कर दिया, ठीक है, लिख देना साइन आई इक्वल टू आई इक्वल टू tan आई, ठीक है। इसी प्रकार से साइन आर इक्वल टू tan r, समझ गए? यस सर। तो हालांकि हम साइन आई इक्वल टू tan आई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको पता है, लेकिन क्या है कि टीचरों को लगता है कि पूरा अच्छे से करे, समझ गए? यस सर। उसको डाउट ना हो कि कहीं से नकल टीप लिया, डायरेक्ट कर दोगे तुम तो बुद्धि से किए हो, लेकिन उसको लगेगा कि इसने कहीं से चीप दिया है, समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे साइन आई की जगह tan r की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते यहाँ हैं। पे 1 और साइन आर की जगह में इस आर नहीं मैंने tan यहाँ पे आई है ना, यस सर। आई की जगह में tan आई लिखोगे और आर की जगह में tan r लिख दोगे, ठीक है। यस सर। ये म्यू वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये ख़त्म काम ओ ए बटे में डी डैश और इधर में हो जाएगा ओ ए बटे में डी, आ गया यहाँ से डी डैश इक्वल टू डी अपान में म्यू आ गया। सॉल्व कर लोगे, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, ठीक है। यस सर। कुछ गड़बड़ इसमें है क्या? एक सेकंड रुकना। आई वाला में क्या है? ओ ए बटे में डी है, ये आई का है ना, ये इधर होगा ये इधर होगा, समझ गए? उल्टा कर दिया था, अब आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे डी डैश इक्वल टू ये सॉरी डी डैश इक्वल टू डी बाई म्यू आ जाएगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। अब कई बार ही पूछ देगा कि सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो क्या हो गया, कितना डी में टोटल डी में डी डैश घटा दो, ठीक है। तो जो उसका उठा हुआ जो ऊंचाई दिखेगी तो उसको भी कई बार पूछ देता है डेल्टा डी बराबर में, तो डी माइनस में डी डैश या डी माइनस में डी बाई म्यू, इसको डी डैश की जगह ये लिख सकते हैं ना, डी बाई म्यू, तो डी कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस 1 अपान में म्यू। ये भी डेरिवेशन के लिए पूछ सकता है, समझ गए? यस सर। कि वस्तु कितना शिफ्ट करती हुई या अपनी पोजीशन से कितना ऊंचा दिखाई मतलब ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल आसान है, ठीक है। तो देख रहे इस तरीके के कितना ज़्यादा फिजिक्स में यूज हो रही चीज़ें, ठीक है। जहाँ मर्जी वहाँ पे साइन आई एंगल को थीटा मतलब tan थीटा साइन थीटा के बराबर कर दे रहा, ठीक है। ये तुम भी कर सकते हो, बस एक लाइन लिख दो, लिबर्टी मिल जाएगी तुमको। ये वाली कहानी लिख दो, यदि कोणों का मान बहुत कम है, साइन आई कमा आर का मान बहुत कम है, तो बस लिख के काम खत्म। यस सर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो मैं करा देता हूँ। इसमें देखो एक चित्रानुसार धात्विक तार ABC है, त्रिभुज बना हुआ, ठीक है। यस सर। ठीक, इसमें A है, इसमें ये B है, इसमें ये C है, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। अब देखो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इसने ये नहीं बोला कि किधर गति कर रहा, ठीक है, बस ये बोल रहा है कि प्लेन में ही गति कर रहा, ठीक है। जैसे ये प्लेन है इसका, तो इसी प्लेन में गति कर रहा है। प्लेन में ही गति करने का मीनिंग ये होता है, जैसे ये कॉपी टेबल में रखी है और ऐसे ऐसे गति करे, समझ गए? अपने प्लेन में गति कर रही है। ये मेरा हाथ इसमें रखा है, ये ऐसे गति कर रहा है या ऐसे कर रहा है, ठीक है।
तो इसको प्लेन में ही गति कर रहा है। अगर ये मान लो मेरा हाथ का प्लेन ये है, इसको प्लेन बोलेंगे हाथ के, ये है प्लेन। अब ये क्या करे, इसका प्लेन ये है, इधर इधर उधर ऐसे किधर भी जाए ये, मतलब तो ऐसे ये हो गया इसी का प्लेन। अब पता चला प्लेन ये जा ऐसे रहा, ऊपर को आ रहा है, नीचे का आ रहा है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर गति हो गई, ठीक है। या दोनों के न तो परपेंडिकुलर जाए और न तो प्लेन में जाए, 20 से कहीं 20 से 20 की दिशा में भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले ही भाषाओं को पकड़ना समझो कि प्लेन में ही ये जा रहा है, ठीक है, पहली बात तो। अब यहाँ पे क्या है, देखो अब उसने ये नहीं बताया, करा कि ABBCCA में दिखाओ कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आवाज़ आ रही है ना, इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि गति किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इस साइड में कर रहा है, इस साइड में कर रहा है, इस साइड में कर रहा है, कोई फिक्स तो है नहीं, समझ गए। इस साइड में कर रहा है तो हम कोई नहीं अपनी सुविधा अनुसार मान लेते हैं, ऐसा उसने कुछ बताया नहीं कि BC के परपेंडिकुलर कर रहा है, कि AC के कर रहा है, कि AB के कर रहा है। तो अपने सुविधा अनुसार इस दिशा में मान लेते हैं कि इस दिशा में वेग कर रहा है, ठीक है। यस। अब उसी हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। अब इस दिशा में अगर गति करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। किसमें, BC में, स्मॉल b स्मॉल c का यूज किया है तो स्मॉल b स्मॉल c लिख दो। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल b c क्या होगा, पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र B इसने ऐसे दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसको कई बार इस तरीके से देगा, एक ही पॉइंट बना के सर्किल बना के दे देगा। और कागज के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जो होगा हमेशा ऐसे देते हैं क्रॉस लगा के, और कई बार ये ऐसे न दे करके, मैं बता दे रहा हूँ तरीका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हो सकता है पॉइंट दे दे, समझ गए, ऐसे। इसका भी मीनिंग यही होता है कि हर जगह इस तरीके से कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर है, ठीक है। एक ही पॉइंट बना के सर्किल छोड़ दिया तो उसका मीनिंग भी यही होता है कि पूरे प्लेन में इस तरीके से, ठीक है। इसी को ऐसे भी दे, कागज के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा तो ऐसे दे देगा, ठीक है। अब कई बारी क्या है कि सिर्फ एक ही को बना के दे देगा, ये सब हटा देगा, सिर्फ इसमें क्या है सर्किल लगा दो, तो पूरा नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, तो कंफ्यूज मत होना। इसके हिसाब से दिशा भी पूछेगा कई बारी, तो जान लो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इनमें क्या है, या मैं इसमें तो क्रॉस ही लगा देता हूँ, या तो सिर्फ एक क्रॉस लगा देगा उसमें सर्किल लगा देगा, या तो इसमें क्या करेगा एक तो पॉइंट बना देगा उसमें सर्किल लगा देगा, उसका मतलब यही पूरा होता है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें, BC में कितना होगा, पहली बात तो BLV फार्मूला, तो BLV साइन थीटा होता है, पता है कि नहीं। यस सर। तो ये वाला दिखा, अगर नहीं दिखा तो बता देना। तो एक फार्मूला हमारा जनरल फार्मूला होता है BLV और साइन थीटा, ठीक है। यस सर। B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, L क्या होता है, चालक की लंबाई, और V क्या होता है, चालक का वेग, और थीटा जो क्या होता है, चालक के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, समझ गए। यस सर। इसका फार्मूला है, हेलो, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये थीटा जो होता है ये लंबाई जो होती है ना चालक की, जो टोटल लंबाई होगी, और वेग के बीच का कोण होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वेग जो लेंगे हम, वेग हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का लेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत है तो उस वेग का। तो कई बारी क्या है, केवल BLV ही डेरिवेशन में कई बारी, मतलब ज़्यादातर किताबों में लिखा हुआ है। तो हम हमेशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की पहली बात तो परपेंडिकुलर दिशा में जो वेग बन रहा है उस पार्टिकल का, वही केवल वेग लेते हैं, ये वाला वेग वो होता है। L जो होता है L और V के बीच का कोण हो गया, L और V के बीच का जो कोण होगा
थीटा, उसको साइन थीटा, उसी के लिए हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, खैर चलो ठीक है। तो यहाँ पे अब यूज करते हैं वी ई बी सी कितना होगा हमारा बी सी के लिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं, कितनी दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ हमारा 0.5, बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। और क्या दिया हुआ है, वी जो है हमारा, वी बराबर दिया है और 2 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, एल एल 4 मीटर दिया हुआ है, ये वाली लंबाई 4 मीटर दिया है, ये वाली लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है। ये 4 है, 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखा देना, 5। यस सर। अपने आप हो जाएगी ये। तो अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा 2, और लंबाई कितनी हो जाएगी 4, और वेग कितना है हमारा 2। ठीक है, और थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, लंबाई इस इधर है और वेग इधर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 दून 8 दून 16, 1.6, 8 दून 16। ठीक, ये हो जाएगा वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अगर हम एसी का निकालें, पहली बात तो बीसी का इसने बोला है, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे कर दो। तो विद्युत वाहक बल एसी में देखो ये लंबाई हुई, लंबाई जिधर है उसी अनुदिश जो है वेग भी है, तो टोटल जो है बी एल वी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो हो जाएगी 0.2, एल मेरा कितना हो जाएगा 4, और वेग कितना हो जाएगा 2, और साइन 0 डिग्री। ठीक है, यस सर। तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एसी में तो कुछ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा ए बी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल ए बी में। ए बी में कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र 2 हो जाएगा, और लंबाई कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और वेग जो है इसका देखो, वेग इस दिशा में है, लंबाई इस दिशा में है, तो वेग जो पूरा पूरा लिखना हो लिख दो, लेकिन फिर कोण का लिखना पड़ेगा साइन। कोण कितना होगा यहाँ पे देखो, कोण यहाँ पे इसके बीच का जो कोण आएगा, इधर वेग है, पूरा पूरा इस सिस्टम ही इधर को दौड़ रहा है, तो ये भी इसी दिशा में वेग इसका 2 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा इस वाले का। तो लंबाई और वेग के बीच का कोण कितना हो जाएगा, यही इतना, ये वाला जो कोण होगा। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यस सर। तो इसको अगर तुम थीटा मान रहे हो साइन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, नहीं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ठीक है, 5 साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देना 0.2 गुणे में 5 गुणे में 2, और साइन थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक, तो यहाँ सॉल्व कर लोगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो तुम्हारा फिर से वही 1.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ई ए बी बराबर। ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा सारे केसेस में निकल आया। ठीक है, तो थीटा को ध्यान देना कि वेग और लंबाई के बीच का कोण है। अगर कोई चालक ऐसे है, उसका वेग इस दिशा में है, तो वेग और ये लंबाई के बीच का कोण होता है थीटा। ठीक है, यस सर। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मान लो परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ऊपर को हो नीचे को हो। ठीक है, यस सर। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक, कई बार ये भूल भी सकते हो, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो वेग होगा, इसको कई बार वी टी ऐसे लिख देते हैं, वी और
ऐसे परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, वो वाला वेग जो चुंबकीय क्षेत्र के वेग का वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, हेलो। कई बार इस तरीके से फार्मूले में लिख के आता है E इज इक्वल टू बी एल और वी, ये उल्टा टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके, बी के, यस और सर। साइन थीटा, थीटा यहाँ पे एल और बी के बीच का कोण है, एल कामा वी टी के बीच का कोण। ठीक, सर ये स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। यस। तो यहाँ पे समझ गए, बी एल वी, वी जो होगा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला ले देंगे। ठीक है, हमेशा लंबवत का ही देगा। और थीटा क्या हो जाएगा, एल, और जो वेग होगा, लंबवत वेग होगा, उनके बीच का कोण होगा। ठीक है, हेलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो इसका तुमने लगभग सवाल काफ़ी हल कर लिया, बाद में तुमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन वीडियो रुका, चलो ठीक है। देखो, तुमने ठीक किया है, u बराबर -15 सेंटीमीटर लिया, v बराबर 30 कर दिया, f1 वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, जब लेंस अकेले था। ठीक है, उत्तल लेंस जब अकेला था। उसके बाद क्या किया तुमने, जब संपर्क में रखने के बाद उसी वस्तु का, सेम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है, 60 सेंटीमीटर में। यहाँ तक तुमने सही किया। फिर f2 निकाल लिया। तो अब f2 जब निकाल रहे हैं तो पहली बात एक गंदा संदा लिख दी है यहाँ पे, f2 बराबर 1/v - 1/u होता है ना। तो u तो सेम ही रहेगा, v चेंज होगा। ठीक है, तो अब पता नहीं तुमने u ही शायद लिखा है उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 1/60 हो गया प्लस का। ठीक है, u की वैल्यू कितना रखोगे, -15, सेम चीज़ वैल्यू रखोगे। ठीक है, सॉल्व किया, 12 आ गया। जो 12 सेंटीमीटर ये आई है फोकस दूरी, ये किसकी आई है, f2 की। f2 मिल गया है, ये दोनों को मिला के है निकली है f2। ठीक है, यस सर। अब तुमने इसके बाद फार्मूला भी लिखा 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये गलती कर दिया तुमने। यहाँ पे जो तुम निकाले हो f2, पहली बात इसका नाम नहीं देते, या तो f2 इसको 1/f ही रखते। समझ गए? यस सर, यस सर। इसका नाम गलत रख दिए हो। अब अगर रख भी दिए तो फिर आगे उस हिसाब से चलो। तो 1/f = होता है 1/f1 + f2। ये फार्मूला पढ़े हो तुम। ठीक है, तुम यहीं पे आके कंफ्यूज हो गई। तो जब तुम इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो 1/f जहाँ पे लिखा है वहाँ पे f2 की वैल्यू रखोगे 12। समझ गए? यस, f1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, कितनी, 10। अब तुम्हारा यहाँ f2 निकलेगा। अब तुम यहाँ पे ऑलरेडी f2 मान चुके हो तो वो वाला फार्मूला यूज करने में तुमको होगी दिक्कत। ये मान लो 1/f = 1/F = 1/f1 + 1/f2 ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेती। ये जो है, जो कंबाइंड की निकली है, f2 निकली है, इसको f ही बना देते केवल। समझ गए? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की है ना। यस सर। यहाँ पे जैसे ही कॉम्बिनेशन का तुम सही कर लेते, वहाँ पे f लिखते तो यहाँ पे की वैल्यू रख देते, f1 की वैल्यू f2 फट्टे से निकल आता। तो गलती यहीं पे तुम कर दिए हो वैल्यू, या उसको फिर एडजस्ट नहीं कर पाई तुम। समझ गए?
तो तुमने इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया, इसको देखो, इसको समझो, क्योंकि ये पूरा लगभग तुम्हारा पूरा सवाल सही है, तो थोड़ी सी अगर इम्प्रूवमेंट कर लोगे सही आंसर आ जाएगा। कहाँ गया ये। अब इसमें तुमने क्या करा है, 1 अपान में, पहली बात तो फिगर अगर बना लिया करो रफ ऑफ में, तो ये जो हो जाएगा 1 अपान में F1 तुम्हारा आ गया ऑलरेडी। कितना आया है, सॉरी F1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 सेंटीमीटर ना। यस सर। तो एफ, और जो तुम अब निकाल रहे हो उसमें लिखना चाहिए था जब केवल उत्तल लेंस है, यहाँ पे उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस ऐसे लिख देते, उत्तल लेंस प्लस में अवतल लेंस, ठीक है। यस सर। अवतल लेंस, चलो लगा देता हूँ मैं थोड़ा से, जब केवल उत्तल लेंस के लिए, केवल उत्तल लेंस के लिए, यहाँ तक तुम्हारा सही है। u बराबर -15 लिए हो, v बराबर में +30 है ना, क्यों? यस सर। तो 1/F1। Yes, sir. अब पहली बात तो इसको स्मॉल में लिखना चाहिए था तुमको, ठीक है। खैर इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन कोशिश, चलो ठीक है। 1/F1 = 1 में v - 1 में u होता है। v की वैल्यू तुमने 1/30 रखी थी प्लस में। और जब लिखना कभी भी वैल्यू तो विद साइन लिखना, प्लस है तो प्लस लिख देना, क्योंकि इसमें गलतियाँ होती नहीं है। कई बार ही तुम लोग भूल जाओगे, फिर एडजस्ट करने में दिक्कत तो होती है। -15 ऐसे लिख दो, और डायरेक्ट मत कर दो कि एक साथ प्लस, यहाँ का भी माइनस यहाँ का माइनस डायरेक्ट प्लस कर दिया, वो गलत चीज़ होती है, ठीक है। टीचर सोचेगा इसने हवा में कर दिया, हो सकता है इसको आता ही ना हो फार्मूला, ठीक है। तुम तो अपनी बुद्धि से करोगे, उसमें गलती तो है नहीं तुम्हारी। इसको जब सॉल्व करोगे तो F1 = 10 सेंटीमीटर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे विद साइन वैल्यू रखो, ठीक है। यहाँ जो साइन है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस के लिए जब सॉल्व करोगे तो 1/, में यहाँ पे F यूज कर लो, ठीक है। तो 1/, में यहाँ पे जब वैल्यू आ रही है 1/, में v - 1/, में u, 1/, में v कितना है तुम्हारा 60 प्लस का है -1, ये तो 15 ही रहेगा। 1/F, तो यहाँ पे F बराबर तुम्हारा 12 सेंटीमीटर आ गया था, प्लस का ही आ जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। अब तुम जब 1/, में F = होता है 1/, में F1 + 1/, में F2। यहाँ से तुम गड़बड़, यहीं पे आके तुम फंस गए आके। तो यहाँ पे 1/, में F 12 हो गया, 1/F1 10 हो गया, 1/, में F2 निकालना था। F2 जो है दूसरे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। यहाँ जब सॉल्व करोगे 1/, में F2 = 10 दूनी 12 / 120, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। यस सर। तो 120, और ये आ जाएगा 12 में से ये 10 12 - 10, ठीक है। तो F2 तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। निगेटिव का आएगा मेरे हिसाब से, निगेटिव का आएगा, ठीक है। नेगेटिव आएगा। वैसे उत्तल लेंस बोला भी है उसने, ठीक। यस कहाँ पे गलती है, ये बात ध्यान, समझ में आई बात। यस सर। अब तुम यहाँ पे अगर ये बानने में गलत कर दोगे, या तो F' करोगे, फिर इसको लिखना पड़ेगा, फिर या तो स्मॉल कैपिटल बनाओ, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझ गए होगे क्या गलती किए थे। मौका मिलता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा तीसरे का खा, ये जो क्या है, चौथे का ये वाला खा नंबर कर लेना, और गा नंबर मैं बता दे रहा हूँ। दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तुमने कहाँ तक किया है, कहाँ तक तुम पहुँच पाई, रास्ते में कहाँ अटक गई, ठीक है। अब इसमें देखो, तुमने जो लूप बनाया वगैरह वगैरह सब ठीक था, ठीक है। पहला लूप तुमने बना दिया, दूसरा लूप बना दिया। अब पहला जो लूप का नियम लगाए वो भी एकदम सही लगा दिए। दूसरे लूप में जब लूप तुम जो है 3 जो एम्पियर की जो धारा बह रही है, और उसमें तुमको उसमें सारी I1 जो बह रही है 3 ओम पे जाएगी, तो आगे से लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे फिर ख़त्म होना चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दोगे उसको,
3 एम्पियर की जो धारा जा रही किसी एक पर रास्ते से लोग उसको ले जाना पड़ेगा, समझ गए। जैसे तुम क्या किए, यस सर। बैटरी के बाद से चले, मान लो किसी भी पॉइंट एफ से चले, तो पॉइंट ई से होते हुए रास्ते में तुमको 3 ओम का प्रतिरोध मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 ओम का जो प्रतिरोध मिला, इसके आगे या तो उधर से जाओ जिधर से बैटरी है, या तो इधर से जाओ जिधर से 6 ओम लगा हुआ है। 6 ओम से जाओगे तो 6 ओम भी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर। तो 6 ओम मिलेगा तो 6 ओम सर को लेकिन ये तो 2 बार काउंट हो है सर, 6 ओम तो फिर 2 बार काउंट हो जाएगा। तो एक बार 10 बार काउंट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको लूप कंप्लीट करना है ना। यस सर। जब तक लूप नहीं कंप्लीट करोगे कोई मतलब नहीं है ना। तो 6 ओम की धारा यहाँ पे तुमको लेनी चाहिए, 6 ओम का प्रतिरोध लेना चाहिए था, उसको भी कंसीडर करोगे, समझ गए। रास्ते में तुमने 4.5 वोल्ट की बैटरी ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और 3 ओम का प्रतिरोध, अच्छा लूप कैसे चले, अच्छा ये तो इसमें तुमको और करना पड़ेगा 6I2। बस ध्यान देना 6 ओम में धारा कितनी बह रही, I2, समझ गए। I2 तो 6I2 इसमें, और तुमको जो वो करना चाहिए था माइनस का 6I2। जैसे माइनस का 3I1 किया हो, वैसे माइनस का 3 इसी में समीकरण नंबर 2 में बाएं साइड में -6I2 जुड़ जाएगा, फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ये कहानी थी इसकी। और I1 I2 I3 3 समीकरण मान लियो। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ये बहुत रिस्की क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको सबसे बाद में ही सारा पेपर जब सॉल्व हो जाए तभी अटेम्प्ट करना था, अदरवाइज इसके अथवा में अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको कर लेना, अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है सॉल्व करना, ठीक है। टाइम की टेकिंग क्वेश्चन होता है, इसमें आंसर गलत आ जाए तो ढूंढ भी नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन गलत है, तो पता नहीं गलत है कि सही है, समझ गए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। हेलो हेलो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे I1 I2 I3 3 अज्ञात आ गए। इसमें तुम फिर 2 समीकरण से सॉल्व कर नहीं सकते, तो एक तीसरा समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे I1 है तो यहाँ से I2 I3, तो I1 = I2 + I3। ये समीकरण शायद बनाया था तुमने, बनाया था कि नहीं बनाया था, हैं? तो अब यहाँ से क्या करोगे, इस समीकरण को उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। याद हो, अगर तीसरा समीकरण नहीं बनाना चाहते तो फिर यहीं पे भी इसमें जो है, अगर जैसे इसको इधर से धारा I1 जाती तो इधर लिख देते, इधर I2 लिख दिए तो इधर I - I2 कर देते, चल जाता, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब चलो ठीक है, जैसे किए वैसे कर लो, अभी रुक गया। चलो हेलो। यस सर। तो अब यहाँ पे जो है इसको वैल्यू को पुट कर दे, चलो पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब तो I1 I2 I3 के मान निकाल लेना, जो भी I2 का मान निकलेगा, 10 ओम के प्रतिरोध में पूछ रहा है ना विभवांतर। यस सर। तो I3 तो तुम्हारा 10 ओम के प्रतिरोध में जो 10 ओम के प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर होगा, यहाँ पे विभवांतर जो होगा वो होगा 10 ओम प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा, जो भी धारा I3 × 10, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। क्योंकि 10 प्रतिरोध हो गया, बहने वाली धारा, प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में बहने वाली धारा, वही विभवांतर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तीनों समीकरणों को। यस सर। कौन सा नंबर है अक्षय परत का, क्वेश्चन नंबर घ, 5वें का घ। तो यस सर, 3 नंबर तुमको 5वें का घ, ठीक है। इसमें 3 नंबर मिल गए हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा डेरिवेशन पूरा सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, फिगर विगर सब सही है। यहाँ पे तुम्हारा करना चाहिए था E × 2πRL, तो यहाँ पे नीचे पाई आता, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी गलती मत करना, पहले से पता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना, जो जो क्वेश्चन छूट गए इनको कराना है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए तथा दिए गए परिपथ में प्रत्येक संधारित्र का, ये क्या पूछ रहा है, आप संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। ये सवाल तुम कर लेना, ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना, इसको करवाएंगे, ठीक है। आ रही कि नहीं आवाज़? हेलो, नहीं हुआ। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है? पहले तो 5वें का घ नंबर, ठीक है, यस सर। अथवा वाला एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर एक आवेश निकालना है, ये क्या होगा, छठे का, फिर एक का होगा, ठीक है। छठे का फर्स्ट पार्ट हो गया, अथवा वाला कर दिए तुम। फिर ये क्या है, 7वां होगा क्वेश्चन, ये भी कराना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, और फिर ये चौथा करवाना है, ये प्रत्यावर्ती धारा का है। और कला संबद्ध वाला लास्ट वाला 8वें का सेकंड अथवा वाला पार्ट तुमने कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये वाले 2 क्वेश्चन सिलेबस में ही नहीं है, 9वें का दोनों पार्ट नहीं है सिलेबस में, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7वें का मैं एक बार चलो देख, जो लोग वीडियो देख रहे हैं देखेंगे उनको दिखाई दे रहा हूँ। तुमने शायद सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, वही दिखाई देता हूँ मैं। ये वाला था ना, इसमें कितने नंबर मिले हैं? 5 नंबर मिले हैं ना। ये तुम्हारा सही था। WD/D λ/D फार्मूला यूज करना है फ्रिंज चौड़ाई के लिए। कैपिटल D की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, स्मॉल लैम्डा की वैल्यू 600 एंगस्ट्रॉम और D की वैल्यू 2 mm 10⁻³ कैलकुलेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए की दूरी भी तुमने सही फार्मूला लगाया है, आंसर सही है, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ तो ठीक है, इसमें सवाल ही पूछेगा हमेशा। डेरिवेशन इस साल हट गया, ठीक है, इसका डेरिवेशन आएगा तो मत करना, मतलब इस इधर पेपर में जब अटेम्प्ट करोगे अनसॉल्व में तो उसमें मत करना, जो कि सिलेबस से हटा दिया। चलो ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन 3 या 4 जो भी बच रहे हैं उसको कल कराते हैं।